सो लेसन हमारा फिनिश हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है और बीच में जो सम्स बाकी है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज ये लेसन पूरा हो जाएगा, सम्स भी आज ही कर लेते हैं, मेजोरिटी टॉपिक कवर हो जाए, इसीलिए चलो शुरू करते हैं। सो रोटेशनल डायनामिक्स का शुरुआती पॉइंट जो था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अलग अलग जो एंगुलर मोशंस के टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हमने देखा। मैंने आपको होमवर्क में डेफिनेशन भी दिया है, टाइम मिल रहा है तो अभी भी ढूंढ के रख दो, लिख के रखो सारी चीजें। मुझे एक बताओ कि फर्स्ट सम हमने किया या नहीं किया है? नो सर, नहीं ना, ओके चलो देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज आपका टेस्ट हुआ, देखा मैंने, सर ने मुझे बताया, उसके बारे में हम लोग थर्सडे को डिस्कस करेंगे कि आपने जो भी आंसर लिखा है वो सही है गलत है क्या है उसके ऊपर। और मैंने जो क्वेश्चन भेजे हैं उसका टेस्ट आपको फिर से लिया जाएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे उसके ऊपर पेपर प्रिपेयर नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए। तो फिलहाल मेरे एमसीक्यू सर के पास है, जिसका और एक बार हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर। एंड आपका इसी चैप्टर के ऊपर फिर से इसी चैप्टर्स के ऊपर एक टेस्ट आएगा जो मे बी सैटरडे या फ्राइडे को है, एक बार सर से कंफर्म कर लेना। तो आज के दिन में चैप्टर खत्म होता है, थर्सडे को हम लोग 11 के फर्स्ट चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करके सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे। और तभी मैं आपको आज के दिन में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको लिख के रखने अपने नोटबुक में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लास्ट में लेक्चर्स खत्म होने से पहले फिर से सारी चीजें क्लियर करूंगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉब्लम वाइज। एक फैन है जिसका रोटेशन है 90 आरपीएम। आरपीएम से मुझे हमेशा कौन याद आता है? जिसने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि उसके फैन के बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है। कवल है ना वो? yes, हाँ, मैं जहां पर भी जाऊंगा मुझे याद आएगा आरपीएम, मुझे याद आएगा कवल। उसने बोला था बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा है, वो अभी तक बताया नहीं उसने मेरे को। A fan is rotating at 90 RPM। RPM मतलब रिवोल्यूशन प्रति मिनट, ठीक है। उसको हम लोग को RPS करना है, रिवोल्यूशन प्रति सेकंड। तो मिनट टू सेकंड करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि मिनट बड़ा है सेकंड छोटा है, तो बड़े से छोटे में आने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। हमें मिलेगा 1.5। इफ इट इज देन स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन। फैन चल रहा था, उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद तुरंत ही 21 ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद वो रुका। मतलब फैन बंद करने के तुरंत बाद से काउंटिंग स्टार्ट हुआ है, 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो रुक गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ 21 रिवॉल्यूशन यानी ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। नहीं, हमेशा डिग्री में मत बताओ, रेडियन में बताओ बेटा। 2 पाई रेडियन। 2 पाई, हाँ, क्योंकि जो भी एसआई यूनिट है ना वो रेडियन है। डिग्री अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलो, बट साथ में रेडियन भी बताओ, ठीक है। तो इट इज 2 पाई रेडियन। तो 21 रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करेंगे तो जो भी एंगल बनेगा उतना एंगल वो फैन ने कवर किया आफ्टर स्विचिंग ऑफ। Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant। अभी कितना टाइम लग रहा है ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होने में, मतलब 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होकर फैन को रुकने में। और उन्होंने बोला है कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो कांस्टेंट है। फ्रिक्शनल टॉर्क का मतलब क्या होता है? फैन को बंद करने के बाद दो जगह पे उसको रिस्ट्रिक्शन आता है। एक, फैन की ब्लेड घूम रही थी तो एयर उसे अपोज करेगा, घूमने से रोकेगा, तो वो एक फ्रिक्शन है। और दूसरा, जहां से वो घूम रहा है वहां पर रॉड एंड उस बॉडी का जो कनेक्शन है, रॉड और बॉडी का जो कनेक्शन है, वहां पर एक और फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन भी उस बॉडी को घूमने से रोकता है। तो ये दो फ्रिक्शन को लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क। तो उन्होंने बोला कि मान लो कि फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है और ये कंटिन्यूअसली एक्ट हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर पे जाते हैं। इनिशियल फ्रीक्वेंसी है n0, मतलब 90 आरपीएम, उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया 1.5 आरपीएस हुआ, जिसको हर्ट्स लिख सकते हैं। आरपीएस इज इक्विवेलेंट टू हर्ट्स। ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है, विच इज 2 पाई n0, मतलब 2 पाई इंटू 1.5, मतलब 3 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। ये इनिशियल है, ठीक है।
The angle through which the blade of the fan move while stopping is theta equal to 2 pi capital N. सी थीटा वो एंगल है जो हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पर उसका फॉर्मूला है 2 पाई इंटू कैपिटल एन, जहां पर कैपिटल एन जो होता है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, मतलब 2 पाई इंटू 21 42 पाई रेडियन। इतना एंगल कवर किया फैन ने रुकने से पहले। फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा? 0। ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फैन रुक चुका है कुछ सेकंड के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, फैन स्टॉप हो गया। यूजिंग एनालॉगस काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने लिखा था ना, वो इक्वेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने लिखा था आपको पता है? ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। मानसी को तो याद ही होगा, ये फॉर्मूला उसने बहुत बार लिखा है ना मानसी, सॉरी माधवी, है ना माधवी? फॉर्मूला याद है ना? हाँ, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ओमेगा नॉट नहीं आएगा, ओमेगा नॉट इधर आना चाहिए। हाँ, तो ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। यहाँ से टी हटा के इधर डाल दिया तो यहाँ का टी हट जाएगा। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल टू अल्फा, ये फॉर्मूला हो गया। अभी ओमेगा क्या है इनिशियली? 0, मतलब वो फाइनल वाला, सॉरी ओमेगा फाइनल वाला क्या है? 0। ओमेगा नॉट कितना है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। टी कितना है नहीं निकालना है। अल्फा कितना है? अरे ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी दो क्वांटिटी इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, इसलिए हमें दूसरा एक फॉर्मूला भी देखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है ये देखो, दूसरा फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक साइड ले लिया, इधर 2 अल्फा थीटा लिखा, जिसमें से 2 थीटा नीचे डाल दिया तो यहां से निकल गया, तो अल्फा बचा। अब ये दोनों अल्फा एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर अल्फा को हटाकर ये दो फॉर्मूले को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बना ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। यस, ये वाला फॉर्मूला हमने कंबाइन करके ले लिया, जिसमें से अल्फा हटा लिया। अननेसेसरी क्या होता है, अल्फा निकालते फिर ऊपर सब्स्टिट्यूट करते, बेटर है अल्फा ही निकाल देते। हमें तो टी निकालना है। अभी यहाँ पर कुछ कैंसलेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मत जाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के पीछे जाओ। ओमेगा क्या है इनिशियली? 0, जो हमने पुट किया। ओमेगा नॉट क्या है? दैट इज 3 पाई, तो माइनस 3 पाई। ओके, टाइम कितना है वही तो निकालना है, इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना होता है? 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 है, सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो 3 पाई का स्क्वायर है। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, 3 पाई का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा। थीटा मुझे पता है दैट इज 42 पाई, तो मैं 2 इंटू 42 पाई ये लिख लेता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, माइनस यहाँ पर 3 पाई आएगा अपॉन टी इक्वल टू ऊपर आएगा माइनस 9 पाई स्क्वायर अपॉन 42 इंटू 2 84 पाई, ठीक है। देखो ये माइनस साइन यहां से कैंसिल हो गई, ये पाई यहां से ओके वही हुआ जो नहीं चाहिए था, फोन बंद होके वापस चल गया। जस्ट अ सेकेंड।
जस्ट अ सेकंड ना। अगर मेरा आवाज नहीं आया तो बता देना, ठीक है? नेटवर्क में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। चलो शुरू करते हैं। सो हम लोग पहुंचे थे फॉर्मूले के ऊपर, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पहले का 0 - 3 पाई, आप पहुंचे थे इक्वल टू 0 - 9 पाई स्क्वायर अपॉन 84 पाई था। ओके, 42 का डबल 84 पाई। जो भी कैंसलेशन हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ का देखो माइनस, इसके माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ का पाई इस पाई से कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर वाला पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 बचा है, वहां पर 9 बचा है, तो इससे कैंसिल होकर यहाँ पर 3 आया। ठीक है, तो 1/t इक्वल टू 3/84। दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। t इक्वल टू 84/3। 84/3 कितना होता है? 28 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर टाइम मिल गया हमें 28 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मतलब आपको दिखने में ऐसा लग सकता है, पर अगर आपके पास फॉर्मूला तैयार है ना, तो आप सब्स्टिट्यूशन करने में कभी गलत नहीं हो सकते। बट एक चीज है कि फॉर्मूला हमेशा आपको रेडी रखना पड़ेगा, इसलिए जितने भी हो सके फॉर्मूले के लिस्ट बनाओ, बाय हार्ट करते जाओ। दिन भर जितना भी फॉर्मूलाज आप लिखते हो ना, उसे हफ्ते भर बाय हार्ट करते जाओ। अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल होंगे तो सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम लोग स्टेप्स आगे लेकर ही नहीं जा सकते थे। चलो, एक सम क्लियर हो गया। आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आप सबको पता है ना। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आए, जहां पर हमने बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। फ्लैट रोड लिया है, वॉल ऑफ डेथ ले लिया है, उसके बाद बैंक रोड के ऊपर दोनों वेलोसिटी ले ली। अभी ये फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये सम किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, आप बता दो, ये सम किया है हमने? किया ये सम? चलो कर लेते हैं। नहीं, ओके। सी, आपके पास है ना दो फॉर्मूले थे। एक बैंकिंग ऑफ रोड पे फ्लैट रोड के ऊपर वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी से आप अगर कार ड्राइव करते हो इस फ्लैट रोड के ऊपर तो जरूर आप स्कीड हो जाओगे या स्लिप हो जाओगे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? Vmax इक्वल टू √μs/g, जो हमने डिराइव करके लिया है। उसके बाद अगर आप वॉल ऑफ डेथ की बात करोगे, हाँ कोई डाउट है? नहीं ना? हाँ, तो वॉल ऑफ डेथ की बात करें ना, तो यहाँ पर आप वर्टिकल रोड के ऊपर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहे हो। ठीक है, वर्टिकल रोड के ऊपर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। मतलब कम से कम आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए √rg/μs। इससे कम की तो डेफिनेटली आप गिर जाओगे, इससे ज्यादा वेलोसिटी से ही आपको कार ड्राइव करनी पड़ेगी। तो ये दोनों वेलोसिटी का डेरिवेशन कर चुके। अभी यहाँ क्या बोला है? A motorcyclist to be treated as a point mass, of course वो बॉडी को पॉइंट मास से लेना चाहिए, is to undertake horizontal circle inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 मीटर। देखो उन्होंने बोला है एक सिलेंडर लेना है, सिलेंडर के अंदर के वॉल के ऊपर एक मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म कर रहा है, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द वॉल इज 0.4। ये फ्रिक्शन का वैल्यू दिया, मतलब क्या वैल्यू? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, μs दिया है 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास एकदम इजीली अवेलेबल है। जी का वैल्यू मोस्टली 10 होता ही है। V मिनिमम इज इक्वल टू √rg/μs है। ठीक है, R कितना उन्होंने बोला है? 4 मीटर। G उन्होंने बोला है 10 लेने के लिए, μs उन्होंने बोला है 0.4। 0.4 4 से कैंसिल हुआ तो ऑटोमेटिकली 10 आया, 10 इंटू 10 100 हुआ, √100 होता है 10। मतलब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इजीली फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल दिया। अब इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी भी बोला है उन्होंने, तो सिंपल है, हम फॉर्मूला बहुत बार ले चुके, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और 1/t क्या होता है? 1/t होता है n, तो उसका फॉर्मूला बन गया 2πrn। ओके, 1/t होता है n, तो 2πrn हो गया। अभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो n को अलग रखो, v के नीचे बाकी सब लेकर आओ, 2πr इक्वल टू आपको क्या मिल गया? n। तो वही देखो फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया, n मिनिमम इक्वल टू v मिनिमम अपॉन 2πr। v मिनिमम जस्ट निकाला है हमने 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 4 दी गई थी, 4 2 8, 10/8, 10/8 जो भी वैल्यूज आएगा वो आपको लेना है। आई थिंक 0. नहीं 10/8 है ना, 1.25, 10/8 इज 1.25, 1.25 डिवाइडेड बाय 3.14, 1.25 डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है। तो जो कैंसिलेशन होगा उससे आंसर आएगा 0.4 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड। इन्होंने अप्रोक्सीमेट इसीलिए बोला है क्योंकि जो वैल्यू है पाई की, वो कई बार हम लोग क्या लेते हैं, पाई इक्वल टू 3.142 लेते हैं, कई बार 3.14 लेते हैं, ठीक है। 22/7 वाला मेथड जा चुका है, वो अभी यूज नहीं करते हम, 22/7, ठीक है। तो ये दोनों पाई की वैल्यू लेंगे ना, तो उस हिसाब से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको पाई की, और फिर ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा आपको? आंसर समझा कैसे निकाला? कोई डाउट है बच्चे लोग? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अभी बैंकिंग रोड के लिए हमने दो केसेस देखे थे, एक तो हमने मिनिमम वेलोसिटी निकाली, एक मैक्सिमम निकाली। उससे पहले हमने मोस्ट सेफ स्पीड निकाली थी, मतलब अगर कोई कार का ड्राइवर बहुत अच्छा है तो वो एक ही स्पीड से कार को ड्राइव कर सकता है, बट सारी कंडीशन उसके हाथ में नहीं होती है, इसलिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। साथ में बैंकिंग ऑफ रोड का एंगल भी हमने निकाला था, जिसको बैंकिंग एंगल कहते हैं, वो हमने इस फॉर्मूले में निकाल लिया है। देन हमने ये सम कर लिया था, मुझे पता है ये हमने किया है सम, मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसका 10% निकाला था। देन कोनिकल पेंडुलम, यस। अभी कोनिकल पेंडुलम में जो कोन वर्ड है ना, वो दो टाइप के कोन होते हैं, एक नॉर्मल कोन होता है, एक नॉर्मल कोन होता है, और एक राइट सर्कुलर या लेफ्ट सर्कुलर कोन होता है। देखो आपको यहाँ वर्ड लिखा है राइट सर्कुलर कोन, ये देखो ऊपर, हाँ, सेकेंड लाइन में राइट सर्कुलर कोन। तो या तो एक सिंगल कोन होता है, या तो एक राइट सर्कुलर कोन होता है, या लेफ्ट सर्कुलर कोन, ऐसे नाम होते हैं। इसका क्या मतलब होगा वो मैं बता देता हूँ। राइट सर्कुलर कोन जो होता है ना, उसमें ये रेडियस जो आपको डायग्राम में दिख रहा है और ये जो हाइट जो आपको डायग्राम में दिख रही है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। मतलब कोन का डिजाइन ऐसे किया जाता है कि ये जो ऊपर टॉप पॉइंट है ना, जिसको बोलते हैं वर्ड पॉइंट ए जो है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स एग्जैक्टली इसके सेंटर के ऊपर ही आता है, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर आता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे आता है, ठीक है। तो इससे क्लियर है कि रेडियस एंड हाइट ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन हो या लेफ्ट सर्कुलर कोन हो, उसमें ये आता है। अगर लेफ्ट सर्कुलर कोन आया ना, तो कोन उल्टा हो जाता है, ऐसा ऐसा कोन हो जाता है, ठीक है। और राइट सर्कुलर में सीधा रहता है। चलो, ये तो हो गया सिंपली राइट सर्कुलर लेफ्ट सर्कुलर कोन की बात है। सिंपली कोन क्या होता है? तो कोन में सर्कल आपका ऐसा रहेगा और कोन कुछ ऐसा बनेगा, मतलब लाइक कैप जैसा। पर इसमें ना वर्टेक्स जो है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर के ऊपर नहीं आती, बस ये एक केस होता है। इसमें शेप आप बहुत सारे ले सकते हो, मैंने जो बनाया उससे अलग भी शेप आता है, बट इतना है कि सेंटर ऑफ सर्कल एंड जो वर्टेक्स पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में वन अबव द अदर नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब सुन रहे हो ना, तो याद भी रखो बच्चे लोग, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूँ। आगे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो ऐसे वर्ड आएंगे, नॉर्मल कोन या फिर राइट सर्कुलर कोन, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों सम हमने कर लिए थे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे को बहुत पसंद आया ये। इस केस में हमने दो अलग अलग पॉइंट ऊपर टॉप एंड बॉटम लिए थे, जहां पर हमने वेलोसिटी निकाली थी, वहां पर हमने टेंशन का फॉर्मूला बनाया। उसके बाद दो लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट दोनों इक्वल जैसे पॉइंट है, तो वहां का टेंशन और वेलोसिटी का वैल्यू निकाला। फिर आर्बिट्ररी पोजीशन के बारे में हमने सिर्फ नॉलेज लिया, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं किया हमने। देन
मास टाइड टू द रॉड, कैंटिलीवर करके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो रॉड का केसेस है। उसके बाद स्फीयर ऑफ डेथ, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, नहीं के बराबर है। यहाँ के सम्स लास्ट टाइम आदि ने बोला इसलिए मैंने सम लिया, ये भी हमने खत्म किया था। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते। यहाँ पर पहला टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका डेरिवेशन हमने खत्म किया। देन वी मूव ऑन टू फाइंड यूनिफॉर्म रिंग। तो यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, यहाँ छोटा डेरिवेशन है वो। उसके बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। रेडियस ऑफ गायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पैराग्राफ देख लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन कंपेयर कैसे होता है। कंसीडर यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म डिस्क बोथ ऑफ द सेम मासेस m एंड सेम रेडियस r. लेट IR एंड ID बी द रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, और दो अलग अलग बॉडी है, एक रिंग है और एक डिस्क है। ठीक है, KR और KD दोनों के क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएंगे। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या है, IR इक्वल टू MR²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या है पता है, डिस्क के लिए छोटा d ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 1/2 MR², ये फॉर्मूला है। ठीक है, बट अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला देखोगे ना, तो दोनों में हम क्या करेंगे, इक्वल टू MKR² लेंगे, यहां पर लेंगे स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनलिटी है, IR इज इक्वल टू MK², बस, या फिर I इक्वल टू MK², ऐसे ही। यहाँ पे R के नीचे दोनों का रेडियस तो सेम ही है। अभी इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ का m यहाँ के m से कैंसिल होगा, यहाँ का m इस m से कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिल रहा है, KR² इक्वल टू R² आ रहा है। इसका R² इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, KD² इक्वल टू हाफ ऑफ R² आ रहा है। इसका मतलब KD डिवाइडेड बाय R, सॉरी KD, एक मिनट, KD डिवाइडेड बाय R, अगर इसको ब्रैकेट करते हैं हम लोग ऐसे और उसका स्क्वायर करते तो आंसर आएगा 1/2। समझ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब K/R का रेशियो जो है ना, वो डिसाइड करता है, अगर उसकी वैल्यू 1 आई तो वो बॉडी रिंग होगी, अगर उसकी वैल्यू 1/2 आई मतलब K/R द होल स्क्वायर, इसका रेशियो का स्क्वायर जो है वो डिसाइड करता है कि बॉडी कैसी रहेगी, या फिर उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप की बॉडी है वो। अगर वो 1 आया तो वो रिंग है, हाफ आया तो वो डिस्क है। ठीक है, तो ये चीज यहां से समझ में आई। अब इसके आगे और भी बॉडीज है, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, रॉड है, इसके बारे में जैसे पता चलेगा वैसे हम लोग पीछे लास्ट टॉपिक में देखने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। ठीक है, तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन शेयर की इन्होंने। नाउ थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर हमने दोनों डेरिवेशन देख लिए थे, जिसमें पैरेलल बहुत बड़ा था, मतलब बड़ा है, एंड परपेंडिकुलर छोटा है। आपको मैंने दोनों थियरम्स बाय हार्ट करने बोले हैं स्टेटमेंट वाइज, तो वो जरूर करके रखना। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लाई व्हील देखा, फ्लाई व्हील मैंने आपको बताया था डायग्रामेटिकली कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर डेरिवेशन हमने खत्म किया। देन हम लोग पहुंचे थे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन के ऊपर। तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन हमने स्टडी किया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। फिर टॉर्क का डेरिवेशन देखा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने स्टडी किया, उसमें भी 2 एग्जांपल थे, 2 दिए हैं बट आप और भी ले सकते हो। फिर हमारा ये सम बाकी रह गया। चलो अभी ये सम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है ये बताओ ना। आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। I और ओमेगा क्या होता है, I और ओमेगा, I इंटू ओमेगा क्या होता है, टॉर्क।
नहीं नहीं बेटा, गलत है। सॉरी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। यस, इट इज एंगुलर मोमेंटम। ये L1 है, ये L2 है, और मैंने लिखा है L1 इक्वल टू L2। इसका क्या मतलब हुआ? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। वेरी गुड बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिमिलर है, इसका ये मतलब है कि हमने उस बॉडी में बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। फोर्स गलत वर्ड होगा, बाहर से टॉर्क अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर हम बाहर से टॉर्क अप्लाई नहीं करते तो जो बॉडी का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वही उसका फाइनल होता है। बट चेंज क्या होता है? चेंज होता है जो नीचे वाला इक्वेशन लिखा है उसमें, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। किसी का आई बड़ा है तो ओमेगा छोटा होगा, किसी का ओमेगा बड़ा है तो आई छोटा होगा। नाउ अब इसमें आपको क्या समझना पता है? अगर कोई पर्सन हाथ ऐसे स्ट्रेच कर रहा है और वो किसी सर्कुलर डिस्क के ऊपर खड़ा है जो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, या फिर कोई पर्सन अपने हाथ को फोल्ड कर रहा है और उसी सर्कुलर डिस्क पे खड़ा है और वो डिस्क भी रोटेट हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ये है केस 1, ये है केस 2। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, I1 या I2? I2। I2, राइट। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? I2। 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 बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? जितना ज्यादा रेट डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये दोनों केसेस में क्या ज्यादा है, मास ज्यादा है या आर ज्यादा है? R। आर किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट। फर्स्ट में आर ज्यादा है, तो बेटा फर्स्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, सेकंड में कैसे होगा? है ना। पीछे एक बच्ची ने I1 बोला था, फिर वो शांत हो गई क्योंकि मैंने 2 बार I2 बोला कि हाँ I2 है ऐसे करके। तो नहीं, करेक्ट। इससे मुझे लगा कि मेरा ईयरफोन चल रहा नहीं है। अच्छा ओके, नहीं पर आपने I1 बोला ना, सही था वो। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। फर्स्ट बॉडी का ज्यादा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका हाथ स्ट्रेच होगा ना, तो इधर तक मास है उस बॉडी को। देखो हाथ स्ट्रेच किया मतलब यहां तक उस बॉडी को मास है, यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी मैटर करेगा। और इसका हाथ फोल्ड है तो मैक्सिमम यहां तक ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो भी एक्सिस से काफी नजदीक है। तो ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड केस का कम होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। फर्स्ट बॉडी का I1 ज्यादा है तो ओमेगा 1 ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। कम होगा दी, कम होगा बेटा। तो ज्यादा I1 बड़ा एंगल वो करेगा ना, मतलब। नहीं बेटा, I1 इंक्रीज होता है ना तो ओमेगा 1 डिक्रीज होता है बेटा। ओमेगा 1 डिक्रीज होता है, I1 इंक्रीज हुआ, ओमेगा 1 डिक्रीज। सेकेंड केस का I2 छोटा है ना तो ओमेगा 2 बड़ा होगा। मतलब ये बंदा है ना जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो 5 रिवॉल्यूशन एक सेकंड में करेगा, तो ये 7 से 8 रिवॉल्यूशन एक सेकंड में करेगा, इसका रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इसलिए तो देखो डांसर लोग क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी को फोल्ड करते हैं तो ज्यादा करते। डांसर जो आइस स्केटिंग करने वाले होते हैं, जो स्टंट परफॉर्म करते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, आइस स्केटिंग करने के टाइम अपनी बॉडी को एकदम स्क्वीज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे मुंह में एक कपड़ा ऐसे पकड़ते हैं और वो लटकते हैं गोल घूमने के लिए, पता है ऐसा कोई स्टंट डांसिंग में देखा होगा तो। मुंह में कपड़ा पकड़ के या तो कमर में कपड़ा बांध के ऐसे लटकते हवे में और वो गोल घूमते हैं। तो जब वो अपनी बॉडी स्क्वीज कर लेंगे ना तो ज्यादा रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, बॉडी फैला देंगे तो रिवॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो I1 जिसका ज्यादा होगा उसका ओमेगा कम होगा, और जिसका उल्टा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं है, बाहर से उस बंदे को कोई घुमा नहीं रहा है, या फिर कोई रोटेटिंग डिस्क को फास्ट या स्लो नहीं कर रहा है। तो ये सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड में L1 इक्वल टू L2 होता है, ओके। चलो अब ये केस हमारा कहाँ यूज होने वाला है वो देख लो। A sphere
स्फेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम। एक बलून है जिसमें वाटर फिल्ड किया है, बलून का जो साइज होगा उतना ही वाटर होगा ऑफ कोर्स, उसको रिवॉल्व कर रहे हैं और उसका रिवॉल्यूशन है 60 आरपीएम। अब रिवॉल्व कैसे करते हैं वो भी सुनो, यहाँ रिवॉल्विंग बोला है, रोटेटिंग नहीं बोल रहा है। तो बलून अपनी ओन एक्सिस पे नहीं घूम रहा है, बलून किसी बॉडी के एंड पे लगा हुआ है और वो बॉडी घूम रही है ना, इसलिए बलून घूम रहा है। मान लो फैन, फैन के ब्लेड का लास्ट में बलून को स्टिक किया है, तो फैन का रोटेशन है, उस हिसाब से बलून का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आगे देखते हैं। 60 आरपीएम हो रहा है, मतलब एवरी सेकेंड एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये जो प्रोसेस चल रहा था उसमें 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट, मतलब 48.8% उस वाटर का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, वाटर इतना लीक आउट हो गया। नाउ विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ। अब वाटर का जो वो बलून लटका हुआ है उस फैन के लास्ट वाले ब्लेड के एंड टिप पे, तो वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा? अभी पहले तो 60 आरपीएम था, अब मुझे आप ओरली बता दो, रिवॉल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, वेट कम हो। यस, मास कम हो रहा है ना, मास कम हो रहा है तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, चलो आपको इतना समझ में आया, अच्छी बात है। निग्लेक्ट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरे जो बाकी के फोर्सेस को छोड़ दो। चलो सबसे पहले अभी क्या मास और वॉल्यूम का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। हमें पता है कि दोनों मटेरियल सेम है, तो डेंसिटी दोनों का सेम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ये दोनों डेंसिटी सेम होने पर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम, मास कम हुआ तो वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, डेंसिटी सेम है। डेंसिटी मतलब क्या? वाटर की डेंसिटी। हाँ, एक ही सब्सटेंस है वाटर और एक ही टाइप ऑफ बॉडी है बलून, तो डेंसिटी सेम रहेगी। इसका मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। तो देखो m1 अपॉन m2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 ले लिया। नाउ वॉल्यूम किसी भी स्फेरिकल बलून है ना, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम अरे झूठा ही सही, एक आंसर तो दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ तो स्फीयर। 4/3 पाई आर क्यूब। यस, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, क्योंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट केस देख लो, v1 इक्वल टू r1 क्यूब एंड v2 इक्वल टू r2 क्यूब। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। ये सब क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? आपको समझने के लिए कि ये सारी चीजें प्रोपोर्शनलिटी होती है। एमसीक्यू जब आएगा उतना टाइम नहीं होगा मास वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है सब ढूंढने का, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये m1 अपॉन m2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू r1 अपॉन r2 क्यूब। अभी इसको इस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 रेज टू 1/3। ये समझा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। ओके, ये सब निकाल के रखा है। अभी उनका क्या कहना है वो देख लो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। किधर है भाई? हाँ, इनिशियल मास कुछ प्रोवाइड किया था क्या बॉडी का? नहीं ना। तो हम लोग इनिशियल मास कितना लेते हैं पता है? m1 इक्वल टू 100% लेते हैं। तो नेक्स्ट मास कितना हो गया? 48% कम हो गया, 48.8%, तो बचा कितना? 51.2%। अगर इधर रेशियो करते तो इधर रेशियो करेंगे, ये देखो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 100 अपॉन 51.2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 0.512। ये देखो यहाँ पर 1 अपॉन 0.512। डन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अभी मुझे बताओ 5 का क्यूब कितना होता है? 125। एक सेकेंड बच्चे लोग। हाँ सर बोलो ना।
हाँ बच्चे लोग, सो 5 का स्क्वायर आपने कितना बताया, 625 ना कि 125? 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब, 6 का क्यूब फिर 216, 216, अरे 7 का 343, 343, 8 का 8 का बाय क्या आप लोगों ने 5 से 7 512, तक? अरे ठीक है, 512 हमारा वैल्यू भी 512 है। और हमें उससे क्या समझ में आया पता है, अगर ये 512 को मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ, 1000 कर लेता हूँ तो नीचे 512 आ जाएगा, 0.3 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं कर सकता था मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1000 डिवाइड बाय 512 हो गया। 512 ये देखो ये किसका है पता है, 512 इक्वल टू 8 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8 का क्यूब, और ऊपर वाला 1000 इज 10 का क्यूब, मतलब ऑटोमेटिकली ये 10 बाय 8 का क्यूब इक्वल टू m1 अपॉन m2 होगा। यहां तक समझ में आया? m1 अपॉन m2 इक्वल टू 10 बाय 8 का क्यूब हो गया। तो m1 अपॉन m2 रेज टू 1 बाय 3 इक्वल टू हाउ मच, 10 बाय 8। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r1 2 है, क्योंकि हमने पीछे ही देखा रेज टू 1 बाय 3 होता है, इक्वल टू 10 बाय 8 है। तो आपको r1 अपॉन r2 का वैल्यू मिल गया। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर, yes sir, चलो अभी हमारे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 आरपीएम। ठीक है, और नई फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है 60 आरपीएम, जिसको 1 आरपीएस लिखा है 60 बाय 60 करके। उसके साथ साथ हमें आई की वैल्यू नहीं पता है, आई का क्यों जरूरत है, ये सब हमें फॉर्मूले से समझेगा। तो पहले हम फॉर्मूले पे चले जाते हैं। अगर उस बलून को बाहर से कोई फोर्स नहीं दे रहा है तो उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होगा। यहाँ इसका मतलब I1 2 पाई N1 इक्वल टू I2 2 पाई N2 होगा। यहाँ का 2 पाई कैंसिल कर दिया, इसका मतलब I1 N1 इक्वल टू I2 N2 होगा। N2 हमें निकालना है, N1 हमारे पास है, आई हमारे पास नहीं है, आई हमारे पास नहीं है। बट आई कौन सी बॉडी का देख रहे हैं, स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी मतलब स्फीयर, और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू n1 इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू n2। ये फर्स्ट मास, ये फर्स्ट रेडियस, ये सेकेंड मास, ये सेकेंड रेडियस। ठीक है, अभी कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो यहीं पे कर लेते हैं। 2/5 कैंसल, तो उसको यहां से मैं हटा देता हूँ। ओके, और क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर n1 m1 r1 स्क्वायर n1 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर n2। हम लोग मास का रिलेशन एक साथ लेकर आते हैं। सी m1 अपॉन m2 इधर ले लेते हैं, r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर इधर ले लेते हैं, इक्वल टू वहां क्या आएगा, n2 अपॉन n1 आएगा। ये समझा आपको? यस सर, क्या हमारे पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू है? yes, हाँ, क्या हमारे पास r1 अपॉन r2 की वैल्यू है? हम लोग जस्ट दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा केस। एक सेकेंड, तेरे को रफ कर रहा हूँ, तू और गंदा हो रहा है। m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 1000 अपॉन 512। ये m1 अपॉन m2 की वैल्यू थी। ठीक है, तो वो डाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 1000 अपॉन 512 मल्टीप्लाई R1 अपॉन R2 का स्क्वायर करना है। R1 अपॉन R2 कितना आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 10/8, 10/8, ओके, तो इट इज 10/10
10 का स्क्वायर ना, r स्क्वायर है 10/8, 8 का स्क्वायर 64। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको n2 अपॉन n1, n1 तो बेचारा 1 है, कुछ बोल नहीं सकते उसको, तो 1 ही रहने दो। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। इसको आप डिवाइड करो 1000 अपॉन 512 कितना होता है? $1.95 हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों भाई? आंसर का क्यूब करना है हमें, है ना? 3 टाइम्स है ये, नहीं 3 टाइम्स नहीं है भाई, गलत कर रहे हैं हम लोग। 1000 divided by 512 multiply 100 divided by 64, 3.01 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर हमारा N2 का आ रहा है 3.052 RPS। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। चेक करके देखते हैं, ये देखो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर वही है 3/2 RPS। समझा आपको सम? यस सर। हाँ, सजेशन मेरा ये है, समझ में तो आया होगा, बट आंसर कैसे निकाला वो कंफ्यूजन होता है। बार बार जाके सम को देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग इतने सारे फॉर्मूला ले रहे हैं, तो आपको समझेगा। ठीक है, अभी तो समझ गया, बट याद रखना है इसको, ये सारी चीजों को। चलो रफ करते हैं, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट सम, सीलिंग फैन हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी a ceiling fan having a moment of inertia I equal to 2 kg मीटर स्क्वायर। ये I का वैल्यू दिया है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ I equal to 2 kg मीटर स्क्वायर attain its maximum frequency of 60 rpm। maximum 60 rpm है ना, डिवाइड बाय c के rpm 1 rpm हो जाएगा इन 2 पाई सेकेंड। 2 पाई सेकेंड मतलब ये टाइम दे दिया है, 2 पाई सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग, इनको P निकालना है, P निकालना है। अच्छा, ये जो N दिया है, ये N कौन सा है बेटा? N फाइनल है या इनिशियल है? कुछ समझेगा क्वेश्चन देखने के बाद, आंसर देखो मत, क्वेश्चन देख के समझ रहा है N क्या है, फाइनल या इनिशियल? क्या ये N फाइनल या इनिशियल? वेरी गुड बेटा, इट इज फाइनल, क्योंकि उन्होंने बोला है ये अटेन कर रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कुछ तो होगी ना शुरुआत में। सीलिंग फैन जो घूम रहा था, तो वो इनिशियली स्टार्ट होकर मैक्सिमम इतना पहुंच रहा है, तो दिस इज N2। समझ गए? ये फाइनल है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, ये फाइनल है तो इनिशियल क्या होगा? N1 इक्वल टू 0 RPS, क्योंकि फाइनल अटेन कर रहा है 1 RPS, तो इनिशियल 0 होगा। कैसे समझा? सेट ही ऐसा दिख रहा है मुझे। चलो, एन और ओमेगा निकालना है, तो सबसे पहले ओमेगा नॉट निकालेंगे, ओमेगा नॉट या ओमेगा 1 बोल देते हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई N1। N1 की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 2 पाई 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा ओमेगा 1 का 0। ओमेगा 2 निकालते हैं, ओमेगा 2 इज 2 पाई N2। N2 मेरा 1 है, 2 पाई इंटू 1 कितना होता है? 2 पाई, तो ये आंसर मेरा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या निकाला इससे? ओमेगा। आगे देखो, आगे हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। अभी पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ, हिंदी में मतलब लीनियर मोशन में, मैं आपको लीनियर में बताता हूँ। पावर मतलब क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। ओके, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू पावर। प्लीज समझना मेरी चीजों को, मैं फॉर्मूला लेकर जा रहा हूँ आपको। ये लीनियर में है, बाद में हम लोग एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। फोर्स ऐसी रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर का नया फॉर्मूला आया फोर्स इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। एंगुलर में अगर मैं फोर्स को लिखूं टाउ तो चलेगा, वेलोसिटी को लिखूंगा ओमेगा तो चलेगा। yes तो sir. पावर का नया फॉर्मूला आया टाउ इनटू ओमेगा, ठीक है। नाउ टाउ एज इट इज रहेगा। टाउ का मतलब, हाँ टाउ एज इट इज नहीं रखना है, टाउ का मतलब इट इज आई अल्फा और ये पीछे ओमेगा लगेगा, ठीक है। आई अल्फा एंड ओमेगा लगेगा। क्या मेरे पास आई है? yes sir. क्या मेरे पास ओमेगा है? हाँ है, मैं बोल सकता हूँ इट इज फाइनल ओमेगा। क्या मेरे पास अल्फा है क्या? no sir. नहीं बट अगर है। ओमेगा है तो टाइम से divide हाँ ओमेगा है तो टाइम से अल्फा भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बोला आपने। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आई की जगह पे हम आई लिख लेते हैं, अल्फा की जगह पे हम लिखते हैं ओमेगा अपॉन टी लिखते हैं, और पीछे एक और ओमेगा है तो उसको ऐसे ही ओमेगा छोड़ देते हैं। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे आंसर्स। पावर इक्वल टू आई का कितना था 2, ओमेगा कितना आया 2 पाई, टाइम कितना आया 2 पाई, और एक ओमेगा कितना है 2 पाई। समझ रहे हो ना सब चीजें? Yes. हाँ, ये 2 पाई ये 2 पाई कैंसल हो गया, तो अभी ये 2 इंटू 2 पाई कितना होता है 4 पाई। 4 पाई मतलब कितना वैल्यू 4 टाइम पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.142। so हाँ बोलना। omega is 4 pi ना? हाँ बेटा ओमेगा इज 2 पाई ना, अभी तो निकाला ये देखो, ओमेगा 2 इज 2 पाई, ओमेगा 1 इज 0। नहीं बराबर है। so n2 1 कैसा है? 60 आरपीएम ना बेटा, 60 आरपीएम टू oh आरपीएस yeah, करो, yeah. 60 by 61, तो n2 इज 1, तो 2 पाई इंटू 1 इज 2 पाई, तो ओमेगा 2 पाई आएगा, है ना। और ओमेगा 1 जो है Yes. वो इनिशियली 0 है। ओके, तो ये 2 और 2 बचा, मतलब 4 पाई आया, 2 इंटू 2 पाई इज 4 पाई, 2 नंबर है मल्टीप्लाई हुआ और पीछे पाई आ गया, 4 इंटू 3.142, मल्टीप्लाई कहाँ से करते, पीछे से करते ना। हाँ, 4 दूनी 8, 16, 1, 5, 4 तेरी 12, 12.568 पावर। पावर वैट में होता है इसलिए मैं W लिखूंगा, नहीं W अकेला नहीं, वैट लिखना पड़ेगा, WATT, आप समझ लेना। तो ये मेरे पावर का वैल्यू आया, समझा सबको? Yes. sir. Yes हाँ, sir. उनके आंसर हमारे आंसर में डिफरेंस है ना। Yes sir. कौन सही है बोलो हम लोग। गलत है वो लोग, बुक लोग, हाँ हम लोग सही है, बुक वाले गलत है। बुक वालों ने 60 पकड़ा है, यहाँ 60 पकड़ा है, और यहाँ उसको 2 लिखा है, 2 का 1 होना चाहिए, इसकी वजह से ये 4 पाई आ गया, इधर 2 पाई आना चाहिए, और रिपीट हुए, इसीलिए ये 2 बार जो ओमेगा था ना, ओमेगा ओमेगा अपॉन टी, तो यहाँ ओमेगा में भी 4 पाई आया है, इधर भी 4 पाई आया है, ये 4 पाई तो रखा है, पर ये 4 पाई अपॉन 2 पाई 2 हो गया, मतलब वैल्यू है ना 4 पाई आनी चाहिए थी, वो और 2 इंटू 2 टाइम्स बढ़ गई, इसलिए 16 पाई आ रहा है, और उन्होंने 16 पाई का वैल्यू निकाला ऑलमोस्ट 50 वैट करके। ये गलतियां है ना वो बुक वालों ने की है, और पता है ऐसे पब्लिकेशन वाले भी यही अगर आंसर उठाते तो वो लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझा, सम जो दिया वो समझा, उस हिसाब से मैंने अपना फॉर्मूला निकाला, अपना आंसर निकाला। अगर ये 60 की जगह पे क्या होना चाहिए, 60 की जगह पे क्या होना चाहिए इनका आंसर सही गिरने के लिए? 120 120 आती है, बदलते हो अगर आपने बदलना है तो, अगर आप 120 कर लेते हो तो उनका आंसर सही होगी। चलो रोलिंग मोशन पे आते हैं ना। रोलिंग मोशन ये एक्चुअली एक ऐसा मोशन है जहां पर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे रोल हो रही है, स्लीप नहीं हो रही है। स्लिपिंग इज डिफरेंट, स्लीप होना मतलब स्लैंट सरफेस पे किसी बॉडी को रखा वो नीचे आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लिपिंग।
एंड रोलिंग में वो बॉडी लिटरली रोल होके नीचे आ रही है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, जिसका हमने यहाँ पर केसेस देखा था, और आपको फाइनल फॉर्मूला भी मैंने बताया, हाफ एम वी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर इंक्लाइन सरफेस के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज कैलकुलेट की। एक तो वेलोसिटी कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम, और एक हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है। यहाँ हमने किया था। चलो इससे आगे जाते हैं। फॉर प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन। अगर बॉडी स्लाइड हो रही है बिना फ्रिक्शन, द एक्सेलरेशन इज g sin थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gh। प्लीज ये मार्क करना, अगर आपके पास फिजिकल टेक्स्ट बुक है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बॉडी प्योर स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, और फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, g sin थीटा, और उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो होगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2gh। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन, अगर वो बॉडी प्योरली रोल कर रही है, the factor 1 plus k square by r square is effective for both the expression। अगर वो बॉडी रोल करना स्टार्ट कर देगी तो आपका ये फैक्टर आना बहुत जरूरी हो जाता है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो आपको दोनों इक्वेशन में दिखेगा, वेलोसिटी में भी दिखेगा और एक्सेलरेशन में भी दिखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दो लाइन है, स्टार मार्क कर देना। अभी रिमार्क में क्या बताना चाहते वो देखो। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है फॉर अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, if the expression of moment of inertia is in the form of n times mr square, the numerical factor n gives the value of k square by r square for that object। नहीं समझा होगा, मैं बता देता हूं। अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लो, एक सेकेंड ना, कोई भी आप रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो आपने डिस्क रिंग लिया है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना है पता है, mr स्क्वायर। अगर आप डिस्क ले रहे हो, ये रिंग लिखता हो, ये डिस्क लिखता हो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr स्क्वायर। अगर स्फीयर ले रहे हो तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर। ओके, तो mr स्क्वायर क्या है, इधर 1 है, ये इधर 1/2 है, इधर 2/, उन्होंने बोला है n। अगर n टाइम्स mr है ना, वो किसकी वैल्यू दी, तो वो स्क्वायर की वैल्यू 1/2 हो गई तो डेफिनेटली वो बॉडी डिस्क होगी। अगर उसकी वैल्यू वो बॉडी स्फीयर होगी। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझो यहां तक। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था, ओके ठीक है। हाँ अच्छा, मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपका रिंग का क्या है, डिस्क का है 1/2 mr स्क्वायर और स्फीयर का है 2/5 mr स्क्वायर, बराबर डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, जो आपको पता है, आपने टेबल में भी देखा। तो क्या है, ओके अच्छा अभी अभी तक थी, 6 बजे तक थी अच्छे से, 6 सवा 6 से एक मिनट लेट मी चेक। ओके मैं यहाँ पर सेटल डाउन होता हूँ। हाँ चलो,
सो आई आर का फॉर्मूला है 1 mr², आई डी का 1/2 mr², आई एस का मतलब स्फीयर का 2/5 mr²। ये 1/2 2/5 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एन की वैल्यू है। तो ये एन की वैल्यू है, ये वैल्यू किसी बॉडी का k² दिखाती है। और अगर किसी भी बॉडी का, मेरा ऑडियो इश्यू है क्या बात कर रहे हैं, एम आई ऑडिबल? अभी अभी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। आ रहा है ना? ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये जो n की वैल्यूज है वो 1/2 2/5 ये सब k²/r² को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये सब k²/r² को इंडिकेट करती है। और k²/r² की वैल्यू जो भी हो, 1/2 2/5 2/3 ऐसी कुछ भी वैल्यू हो, वो उस बॉडी को इंडिकेट करती है कि वो किस टाइप की बॉडी है। अगर ये समझना है तो आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। देखो यहाँ लिखा है, और इक्वल टू mk²। तो इसका m गेटिंग कैंसिल हुआ, k²/r तो अंतर आएगा 2/5, k²/r², 2/5। इसका मतलब ये बॉडी कौन सी हो गई, सॉलिड स्फीयर हो गई। तो मैंने आपको बताया कि ये जो n की वैल्यूज है ये बॉडी इंडिकेट करती है किस टाइप की बॉडी होगी। ठीक है, आपको बॉडी का वैल्यू तो आपको ये 2/5 पता होना चाहिए। 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर, 1/2 इज फॉर डिस्क, 1 is for ring, 2/3 is for hollow cylinder। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, थोड़ा डिले आता होगा बट आता होगा। सिमिलरली k²/r², 1, दिस इज फॉर रिंग एंड हॉलो सिलेंडर। अगर k²/r² की वैल्यू 1 है, इसका मतलब या तो वो रिंग बॉडी होगी या तो वो हॉलो सिलेंडर होगी। ये एमसीक्यूज के लिए भी पूछ सकते हैं बेटा, तो एमसीक्यूज के लिए भी ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं रोक देता हूँ लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी रेनी सीजन, बारिश चालू हो गई तो नेटवर्क का भी इशू होगा। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, बस ये पैराग्राफ खत्म होने तो हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। okay. फिर k²/r² अगर 1/2 है, k²/r² 1/2 है, तो मतलब वो या तो डिस्क है या तो सॉलिड सिलेंडर है। k²/r² 1/2 है तो या तो वो डिस्क है या तो वो सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये दो में से कोई एक बॉडी है। k²/r² अगर 2/3 है तो वो डेफिनेटली हॉलो स्फीयर होगा। हॉलो स्फीयर। When a rod rolls, it is actually a cylinder that is rolling। अगर कोई रॉड रोल कर रहा है इसका मतलब वो एक्चुअली सिलेंडर है, क्योंकि कोई भी रॉड जो है वो ऑटोमेटिकली रोल नहीं हो सकता। रॉड अगर हम इमेजिन करते तो हमारे पास वो स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल जैसी बॉडी हमें दिखती है, पर अगर रोल हो रहा है इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सिलेंडर। while rolling the while rolling the ratio of translational kinetic energy to the rotational kinetic energy to the total kinetic energy is, देखो उन्होंने रेशियो दिया है यहाँ पर। आई थिंक आवाज का फ्लक्चुएशन है और किसी एक बच्चे का माइक भी कंटिन्यूस ऑन है, केबल का। ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर कोई बॉडी रोल हो रही है तो उसमें तीन चीजें एक साथ उन्होंने कंपेयर करके दी है। वो रोलिंग में जो रेशियो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना आ रहा है वो देखो, इतना आ रहा है 1:k²/r²1+k²/r²। तो ये कहां से पता चला, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला आपका रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv² इन अ ब्रैकेट 1+k²/r² है। ये फॉर्मूला है। अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो, तो ये क्या बनेगा पता है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये बनेगा। अगर आप इसी को हाफ एम वी स्क्वायर को k²/r² के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनेगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, यानी ये पूरा फॉर्मूला लेते हो, तो ये क्या बनेगा? इट बिकम रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड एज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मूला बना के दिखाया है 1:k²/r²1+k²/r², that indicate it is a ratio of translational to the rotational to the total kinetic energy. Next और लास्ट केस, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ हॉलो स्फीयर। अगर आप हॉलो स्फीयर को देखते हो तो उसका k²/r² है 2/3। दस उसका रोल, अगर वो बॉडी रोल हो रही है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ऑलवेज 1, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 2/3 क्योंकि वो k²/r² है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 2/3 + 1। 2/3 + 1 मतलब कितना होता है? इट इज 5/3। अगर आप इन तीनों का रेशियो देखते हो तो वो आंसर कितना आएगा? 1:2/3 मल्टीप्लाई ऑल साइड पर अगर आप 3 कर लेते हो तो ये बनेगा 3:2:5। ये आंसर आएगा। यहां तक समझा है? यस सर। 3:2:5 में 5 क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसको छोड़ दो। 5 का 2 हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा है 3 और एक हिस्सा है 2। ये 3 जो हिस्सा है वो कौन सा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब 100 में से 60% जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल है। 2 मतलब कितना होता है? 40%। 40% जो काइनेटिक एनर्जी है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसके अंदर? हॉलो स्फीयर के अंदर। तो देखो नीचे क्या लिखा है, परसेंटेज वाइज देखोगे तो हॉलो स्फीयर के अंदर 60% उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है और 40% रोटेशनल है। ओके, यहां तक आपका क्लियर हुआ। एक और बॉडी का मैं दिखा देता हूं जिसका k²/r² की वैल्यू k²/r² की वैल्यू 1/2 है। तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1:2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी 1+½ 1+½ होता है 3/2। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल साइड करेंगे, 2:1:3। 3 क्या है? टोटल। 3 के 2 हिस्से हुए, एक 2 और 1। 2 हिस्सा मतलब कितना? 66.6%। 66.6% 66.6% उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की, एंड 33.4% उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उस बॉडी की। और वो बॉडी कौन सी है? डिस्क है। तो जब कोई डिस्क रोल होकर नीचे आती है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और उसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है। ओके,
अब मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी भी पेंडिंग है, बट रेंज की वजह से मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। हम लोग थर्सडे को थोड़ा ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, अभी से बता रहा हूँ। जो 45 मिनट्स यहाँ पर कम हुआ है वो 45 मिनट्स हम लोग थर्सडे को एक्सटेंड करेंगे और मैचअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं चैप्टर, हाँ यहाँ पर मैं चैप्टर एंड कर रहा हूँ। जो सम्स बचा है वो और एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। चलो एंड करते हैं, बाय बाय। थैंक यू एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।